Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about concept of CSR and ethos. So let's start. So first of all, what is the meaning of CSR? CSR stand for corporate social responsibility, refers to the ethical and responsible behavior of business towards society and the environment. CSR का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, अगर उसका खुद के टुवार्ड्स एक ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें खुद के लिए प्रॉफिट अर्न करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, उसी तरीके से उनका एक ऑब्जेक्टिव या ऑब्लिगेशन और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी और एनवायरनमेंट के टुवार्ड भी है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहाँ से आए हैं? वो भी तो सोसाइटी से ही आए हैं ना। सोसाइटी के ही इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो जहाँ इस्टेब्लिश्ड है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उनका एक ऑब्लिगेशन बनता है। ऑब्लिगेशन यानी कि काइंड ऑफ कि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी सर्व करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वो वर्क कहाँ कर रही है? हमारे एनवायरनमेंट में ही तो वर्क कर रही है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट यानी कि हमारी जो सराउंडिंग है और सोसाइटी दोनों के लिए कुछ फेवरेबल वर्क करें और दोनों को सर्व करें। एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी इज़ नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो आपका कॉर्पोरेट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, कि हर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक बिजनेस की सोसाइटी के टुवार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को सर्व करें, एंड दैट इज़ नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिक इसका नेचर क्या है? दैट इट इन्वॉल्व्स स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? वो सारे लोग जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिटीज़ हैं, कस्टमर हैं, इन्वेस्टर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं, ये सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बता रहा है? आपके स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को डिफाइन करता है कि आपको हर एक स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है। सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करते हो तो उससे आपके इन्वेस्टर को रिटर्न मिल जाते हैं, अच्छा कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है, बट वो इनफ नहीं है। सिर्फ 2-3 लोगों पे फोकस करना इनफ नहीं है, हर एस्पेक्ट पे फोकस करो, हर एक स्टेक होल्डर, पब्लिक पे, सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे, कि अगर गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं CSR के रिगार्डिंग तो आप उन्हें फॉलो करो। सो इसकी वन ऑफ द मेजर नेचर क्या है कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पे फोकस करता है। देन ट्रिपल बॉटम लाइन, कि हमें ट्रिपल बॉटम लाइन का जो एस्पेक्ट है उसके बारे में रिकॉग्नाइज करा रहा है कि आपको इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल का? कि आपको प्रॉफिट पे भी फोकस करना है, पीपल पे भी और प्लेनेट पे भी। पीपल और प्लेनेट क्या हो गया? पीपल यानी कि आप सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हो, प्लेनेट यानी कि एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, और प्रॉफिट करोगे तो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करोगे। सो यही क्या डिटरमाइन कर रहा है कि आपको क्या करना है? ट्रिपल बॉटम लाइन पे फोकस करना है, तीनों पी पे फॉलो करना है। इसे हम 3P भी बोलते हैं या ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोल सकते हो, कि आपको प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट तीनों पे फोकस करना है। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, अगर आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हो। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? अपने बिजनेस को बिना किसी इलीगल काम के, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बिजनेस को करना, दैट इज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSR। नाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि सोसाइटी के टुवार्ड्स किसी ना किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करना। जो कम्युनिटी है, सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उनके वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। जैसे कि क्या कर सकते हो आप? कोई हेल्थ केयर, कोई हॉस्पिटल आपने ओपन करा दिया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपने खोल दिया, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क करना। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज हमने क्या कहा, CSR मेजर किस पे फोकस करता है? कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवार्ड्स भी, एंड जो एनवायरनमेंट है उसके टुवार्ड्स भी। तो अगर हम सोसाइटी को कम्युनिटी के थ्रू सर्व कर रहे हैं, सो एनवायरनमेंट को कैसे सर्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जो भी चीज़ हम आज यूज़ कर रहे हैं उसे इस तरीके से यूज़ करें कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जैसे इस वर्ल्ड में रहना है, आने वाली जनरेशन भी वो यहीं रहेंगी, तो उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज छोड़ने हैं, उनके लिए भी हमें वही सूटेबल और कन्वीनियंट लाइफ छोड़नी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं उन सबको रिड्यूस करके इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए।
देन एम्प्लॉय वेलबिंग, बिकॉज स्टेक होल्डर्स सारे ही आ जाते हैं CSR के अंदर, कि आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो। तो एम्प्लॉय वेलबिंग यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो उनको अच्छी एक वर्किंग एनवायरनमेंट देना, फेयर प्रैक्टिसेस होना, फेयर वेजेस देना, दैट इज़ ऑल्सो ए ड्यूटी। देन फिलेंथ्रोफी, दैट इन्वॉल्व्स चैरिटेबल एक्टिविटीज़, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो प्रॉफिट अर्न करिए तो उसका कुछ पार्ट चैरिटी के अंदर होना चाहिए, डोनेशंस के अंदर होना चाहिए, कि वो कुछ हेल्थ केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट चीज़ें करे। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे वर्क करना चाहिए, जो भी उनके काम हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, जो बहुत मीन्स सस्पिशियस है, आप ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, उसे आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो उसे आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, बट ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कस्टमर को पता होनी चाहिए, कम्युनिटी को पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, उन्हें छुपाने की कोशिश आप नहीं करोगे। लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लियंस, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उन सब चीज़ों को कॉम्प्लियंस करना, उनको फॉलो करना इज़ ऑल्सो ए ड्यूटी। देन सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लाई चेन को फॉलो करना, उस पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बनाए रखना, दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन CSR। देन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, कि CSR क्या है, इसका नेचर क्या है, कि ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन CSR परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली आपकी एक कस्टमर के माइंड में या एक पब्लिक की इमेज, क्या इमेज बनेगी, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कि अपना प्रॉफिट वहाँ डोनेट कर रही है, वो सर्व कर रही है सोसाइटी को, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही है। तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म की वैल्यू क्रिएट करते हो फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप देखते हो। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करती है, एज आप सोशल और एनवायरमेंटल रिस्क को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ CSR। इनोवेशन ऑफ सोशल गुड, या जो सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड गुड्स हैं उनकी इनोवेशन, उनकी क्रिएटिविटी पे ये ज़्यादा फोकस करती है। सो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, की बेसिक CSR होता क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ द मेन टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ इथोस। सो सबसे पहले इथोस होते क्या हैं, एथिक्स से ही इथोस वर्ड आया है, दैट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑफ अ कम्युनिटी, कल्चर और ग्रुप, कि एक ग्रुप के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज़ बिलीफ को यूज़ किया जाता है, माना जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथोस। जब ये बहुत ज़्यादा जर्नल अमाउंट पे होता है तो उसे हम एथिक बोल देते हैं, जैसे इंडियन एथिक्स बोल सकते हैं, या फिर एक ह्यूमन एथिक। ह्यूमन एथिक का मतलब क्या है, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, कोई भी हो, एज अ ह्यूमन आपका वो एथिक है। सो वो ह्यूमन एथिक होते हैं। इंडिविजुअल एथिक हो सकते हैं, तो जो एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके क्या हो जाएंगे, जैसे एथिक हो जाएंगे। बट हम एक सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो उसे हम एथोस बोल देते हैं, ऑल्दो हम इसे एथिक्स भी बोल सकते हैं। सो इंडियन एथोस क्या होते हैं, कि इंडिया के अंदर फॉलो होने वाले एथिक्स, कि हम किन रूल्स पे या किस वैल्यू, किस बिलीफ को फॉलो करते हैं, दैट इज़ एथोस। कि हमारी क्या मान्यताएं हैं, हम किस चीज़ को सही समझते हैं, किस चीज़ को गलत समझते हैं, हमारा कैसा कल्चर है, वो हमारे एथोस होते हैं। सो पहले एथोस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि जो हमारे एथोस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया को। जैसे हॉस्पिटैलिटी है, वो हमारा एथिक है कि हम हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी में बिलीव करते हैं। जो हम गेस्ट होते हैं उसे भगवान समझते हैं। हमारे वो सेइंग नहीं है, अतिथि देवो भव, तो वो क्या है, हमारे एथिक्स को, हमारे एथोस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है एक पर्टिकुलर सोशल यूनिट की, चाहे वो हम इंडिया ले लें। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एथोस की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन किन वैल्यूज़ बिलीफ पे फोकस करती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल एथोस हो जाएंगे। तो जो भी एथोस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फाउंडेशनल प्रिंसिपल, कि इसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है, एथोस बने किस चीज़ से हैं, हमारे बिहेवियर से, हमारे कस्टम से, हमारी नॉर्म से, हमारी वैल्यूज से, कि हम किस चीज़ को मानते हैं, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हमारे क्या रीति रिवाज हैं, हमारे क्या कस्टम्स हैं, उसी से हमारे एथोस बने हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली हमारे कल्चर का हमारे एथिक्स पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर से ही हमारे एथिक्स बनते हैं। मीन्स एक इंडियन कल्चर का जो लोग हैं उनके जो एथिक्स होंगे वो वेस्टर्न कल्चर से अलग होंगे। अगर कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो सबके एथिक्स सेम ही होते ना ऑलमोस्ट, बट क्यों चेंज नहीं है, मीन्स चेंज क्यों आ रहा है, क्यों सेम नहीं है।
सो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस। एक कल्चरल आइडेंटिटी उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एंड्योरिंग इन नेचर, एथोस क्या होते हैं? एंड्योर करते हैं, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होते रहते हैं। अब आप जो एथिक्स फॉलो कर रहे हो, आने वाली जनरेशन को भी वही मिलेंगे, बिकॉज जो देखते हैं हम वही सीखते हैं। हमने जो सीखा है वो हमारे पेरेंट्स से सीखा है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। तो वो जो कहते हैं, वो जो बोलते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए गॉड के अंदर, हमें किस तरीके से वर्शिप करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये बना कैसे है? बिकॉज हमने उन्हीं से लर्न किया है। तो जो एथोस होते हैं वो एंड्योरिंग होते हैं। सोशल फैब्रिक यानी कि एक तरीके से सोसाइटी को फ्रेम करने में, कम्युनिटी को बनाने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रुप मोरालिटी, कि जो हमारे एथिक्स है ना, वो मोरालिटी को डिफाइन करते हैं। मोरालिटी क्या होता है कि जैसे हमने मोरल एजुकेशन पढ़ा है कि कौन सी चीज़ें नैतिक हैं, क्या करना सही है, तो हमारे एथोस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। एक्सप्रेस थ्रू रिचुअल्स, आप अपने रिचुअल्स के थ्रू अपने एथिक्स को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हो दूसरों के सामने, कि आप बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे ये एथिक्स हैं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। आप जिस तरीके से बिहेव करोगे, आपके जो रिचुअल्स होंगे, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इनके थ्रू आपके एथोस क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल, कि ये आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपके मीन्स क्या एथिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ए और बी दो पर्सन हैं, एक जो आपको बहुत मैनर्स के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं, इवन आप रूडली भी बोल रहे हो तो भी वो आपको मीन्स वाइजली रिप्लाई कर रहा है, और दूसरा पर्सन वही आपके साथ तब से स्पैट किए जा रहा है, तब से आपके साथ झगड़ा किए जा रहा है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो मीन्स आप क्या कर रहे हो? उनके क्या एथिक्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्टाइल, कि वो कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, किन सिम्बल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रूज भी आपके क्या होते हैं? एथिक्स रिफ्लेक्ट होते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट का मतलब क्या है? हर एक इंस्टीट्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है एथिक्स का, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस है, उसके ऊपर क्या होता है? एथोस का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और हर पर्सन के एथिक्स होते हैं, उनका कल्चर होता है, उसके एथिक्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वैरायटी ऑफ या फिर डिफरेंट एथिक्स वाले पर्सन आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या एथिक बनेंगे, उस पर भी इम्पैक्ट डालती है। कि जैसे इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वेस्टर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, जापान में जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एथिक्स भी वैसे ही होंगे जहाँ पे वो हैं। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के एथिक्स इंडियन कल्चर की या इंडियन एथिक्स के मैच करते हुए होंगे। तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट पे इम्पैक्ट डालते हैं। इंक्लूसिव इन नेचर, इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूड करने वाले, ब्रॉड है नेचर में, कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स एलिमेंट है। बिकॉज अगर हम इंडियन एथोस का बात करें तो इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो एथिक्स भी डिफरेंट होंगे। तो इंक्लूसिव है, वेराइटी है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इसके अंदर भी होता है, बिकॉज ये एंड्योरिंग है नेचर में। अडेप्टिव टू चेंज, एंड्योरिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एथिक्स चेंज को यूज़ नहीं करते, चेंज को अडॉप्ट नहीं करते। जैसे हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो ये मतलब हमने अपनी एथिक्स को क्या किया है? मोल्ड किया है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है। तो हमारे क्या है? फ्लेक्सिबल हैं, अडप्टिव हैं, चेंज के लिए इन्वाइटिंग है। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, हमारे एथिक्स हमारे डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस डालते ही डालते हैं। आप किन चीज़ों को मानते हो, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए गलत हैं, उसी के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग लेते हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। कल्चरल हेरिटेज, की एथिक्स हमारे एक तरीके से क्या है? हेरिटेज ऑफ कल्चर ही है ना, कि हमारे कल्चर को आज तक संभाले हुए हैं हमारे एथिक्स, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते आए हैं। कम्युनिटी बिहेवियर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। रिजिलियंस इन नेचर है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहते हैं। देन एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफन रिफ्लेक्ट इन एजुकेशनल वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ कम्युनिटी, कि हमारी जो एजुकेशन है वो भी हमारे एथिक्स से ही बनी है, उसी के बेस पे, वही हमारी फाउंडेशन है एजुकेशन का, और वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी एजुकेशन में। क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, कि हम एथिक्स के थ्रू क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज कल्चर्स के साथ एथिक्स भी डिफरेंशिएट होंगे, वेराई होंगे, और उसके बेस पे आप डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स और एथोस। नाउ व्हाट आर दी रोल ऑफ इंडियन एथोस, कि उनका रोल क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो एथोस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव डिसीजन या फिर एथिकल डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल हम अपने एथिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, कि अगर आपके एथिक्स ऐसे हैं कि आप सबके साथ मिलके चलना चाहते हो, तो लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा? थोड़ा लुक्रेटिव होगा। इसका मतलब जिसके अंदर आप दूसरों को भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कंसेंट्रिक होगा, कि आप सारा अपने ऊपर कंसंट्रेट करके रखना चाहते हो, सेंट्रलाइज्ड होगा।
स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इसके थ्रू डिफाइन किया जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे एथिक्स ही डिफाइन करेंगे कि हम CSR कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही। एथिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वर्क लाइफ बैलेंस में। जितने इफेक्टिव हमारे एथिक्स होंगे ना, जितने बैलेंस्ड हमारे एथिक्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा बैलेंस्ड हमारी वर्क मीन्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ होगी। टीम कोलैबोरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एथिक्स, बिकॉज अगर आपके एथिक्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इजीली आप टीम फॉर्मुलेट कर सकते हो विदाउट कन्फ्लिक्ट, देन आपके अंदर हार्मोनी भी बिल्डअप हो सकती है। सो हमारे जो एथिक्स हैं वो टीम कोलैबोरेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाते हैं। कन्फ्लिक्ट रिजोल्व यानी कि फॉर एग्जांपल आपके बिलीव्स हैं कि आप जो चीज़ों को मानते हो वो ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी चीज़ों को मानता हो, तो आपको दूसरों की भी सुननी चाहिए, केयरफुली उन्हें सुनना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपके एथिक्स इस तरीके के हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सो ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एथिक्स डिटरमाइन करते हैं कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट वैल्यूज द गुरु शिष्य ट्रेडिशन एम्फेसाइज मेंटरशिप एंड कंटिन्यूस लर्निंग फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पे, स्किल्स को एनहांस करने पे फोकस करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स क्या करते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एथिक्स किस चीज़ को किसके अंदर रोल प्ले करते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अलग अलग एरिया से हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, और इंक्लूजन यानी कि उन सब को इंक्लूड करना। तो एथिक्स डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एथिक्स ही हम इन डाइवर्सिफाइड लोगों के साथ इंटीग्रिटी और हार्मोनी के साथ काम कर सकते हैं। इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी की एथिक्स ही डिटरमाइन करते हैं कि हम कितने अडेप्टिव होंगे फॉर चेंज और कितने इनोवेशन के लिए रेडी रहेंगे, या फिर हमें रिजिड रोल प्ले करना होता है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपको मीन्स कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, मेंटरिंग करना सारी चीज़ों की, क्या हम सारे रूल्स रेगुलेशंस एक लीगल वर्क कर रहे हैं ना, एथिकल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एथिक्स क्या करते हैं, हमारी इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एथिक्स हमें क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, उनको थोड़ी अथॉरिटी दे देना कि ये काम आपको करना, आप खुद करो। तो ये एथिक्स के थ्रू डिटरमाइन होगा कि कितनी एम्पावरमेंट दी जाएगी या कितनी नहीं दी जाएगी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में एथिक्स रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन जो एथिकल होगी फॉर श्योर वो CSR कर रही होगी, बिकॉज वो एथिकल कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती है, वो एनवायरमेंट के लिए वर्क करेगी, वो सोसाइटी के लिए वर्क करेगी। कस्टमर के साथ उसके अच्छे रिलेशंस होंगे बिकॉज वो एथिकल है, तो ऑब्वियसली एक कस्टमर उसे अच्छा व्यू करता है, उसकी इमेज ज़्यादा अच्छी बनती है, परसेप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग ज़्यादा अच्छा बनता है जो लीगली वर्क कर रही है, एथिकली वर्क कर रही है। कॉर्पोरेट कल्चर को शो करते हैं आपके एथिक्स, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एथिक फॉलो हो रहे हैं, क्या वैल्यूज़ एंड बिलीफ फॉलो हो रही हैं, वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। और रिजिलियंस एंड बिजनेस, कि जैसे नॉर्मल पीपल के माइंड में वो रिजिलियंस करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली बिजनेस के केस में भी वो क्या करते हैं, रिजिलियंस होती है, यानी कि आगे बढ़ते रहते हैं। सो दीज आर दी वेरियस रोल ऑफ इंडियन एथोज. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.